आज आर्ट्स क्लास के सोशोलॉजी का चैप्टर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है। सही बच्चों का स्वागत। आप लोग घर पर मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे ऐसा हमको उम्मीद है, और हमको पता है कि बच्चे उम्मीद पर सामान्यता खड़े ही उतरते हैं। आप लोग से हमको बहुत उम्मीद और आशा भी है कि जितने बच्चे लोगों ने अब तक 11th में पढ़ाई किया होगा NCI में, पार्ट 2 12th में भी कुछ दिन तक पढ़ाई क्लास हो नहीं पाई, लेकिन भरोसा है आप कि आप घर पर भी रहकर अपने समय की कीमत को समझते हुए और इस कठिन परिस्थितियों में भी आप पढ़ाई कर जो आप जीवन में सफलता चाहते हो वो जरूर आपको अवश्य मिलेगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भारत पर उपनिवेशवाद की प्रभाव। जैसे तो पिछले चैप्टर में पढ़े कि आखिर उपनिवेशवाद भारत में आने के कारण क्या थे। आज हम लोग देखेंगे आखिर उपनिवेशवाद के प्रभाव क्या पड़े। अगर भारत पर कुछ अगर कोई हम पर कब्जा करता है तो उसको तो बेनिफिट होता है, तो क्या हमारे यहाँ भी तो कुछ प्रभाव हुआ होगा, है ना। तो इसका कुछ पहला प्रभाव हम लोग देखते हैं कि पहला प्रभाव क्या हो। तब पहला होगा क्या, परंपरागत व्यापारिक नगरों के स्थान पर नवीन नगरों की स्थापना। देखिए पहला पॉइंट है भारत को इसके प्रभाव परंपरागत जो व्यापारिक नगर थे, जिसमें अगर मान लिया जाए जो परंपरागत जो व्यापारिक नगर थे, जैसे कि आप परंपरागत व्यापारिक नगर जैसे कि पटना हो गया, है ना। तो ये जो परंपरागत व्यापारिक नगर थे उनको लगभग वे सारे नगर खत्म हो गए, क्योंकि अंग्रेजों को व्यापार, चूंकि अंग्रेज विदेशी थे और उनका व्यापार सड़क मार्ग से नहीं करना था, उनको व्यापार करना था बंदरगाहों के माध्यम से। तो सामान्यतः वही सब सारे नगर डेवलप करेंगे जो समुद्र के किनारे हो, जैसे मसूलीपट्टनम, सूरत, मुंबई, जिसको बंबई पहले मुंबई कहते, पहले बंबई, साथ साथ कलकत्ता, ये सब सारे नगरों का नए नगरों का उदय हुआ, जो नवीन नगरों की स्थापना। और पुराने जो नगर थे उन नगरों का अस्तित्व लमसम खत्म होता, जैसे इलाहाबाद, कानपुर। तो ये सब जो नगर धीरे धीरे अपने अस्तित्व पर कमजोर होता है, नए नए व्यापारिक नगरों की स्थापना हुई। तो पहला प्रभाव ये देखते हैं। दूसरा प्रभाव देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास होता है। तो ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। अंग्रेजों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विस्तार हेतु भारत में कई प्रकार के व्यवसायिक और आर्थिक क्षेत्रों में अपने इन्वेस्टमेंट की, जिनका प्रभाव देखने को मिला। तो इस तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भारत में विकास होना शुरू हुआ। तीसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि आवागमन के साधनों का विकास हुआ। आवागमन के साधनों का विकास ये क्या है, जिससे देखते हैं कि अंग्रेज जब व्यापार कर रहे थे तो उन्होंने कई क्षेत्रों में अपने व्यापार किए। जैसे मान लेते हैं खनन उद्योग, ये सब सारी चीजें, इसके लिए उन्होंने सड़कों का निर्माण करवाया, रेलवे ट्रैक बनवाए। तो ये सब आवागमन के कई साधनों का विकास होना शुरू हुआ। जो रेलवे का विकास है भारत में, उसका पूरा का अधिकतर श्रेय अंग्रेजों को जाता है, बशर्ते उनका इसका उद्देश्य रहा हो अपना व्यापारिक लाभ। लेकिन भारत में रेलवे का विकास अंग्रेजों के काल में शुरू हुआ। चौथा प्रभाव होगा लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन। उपनिवेशों की स्थापना, जब भारतीय उपनिवेश जब भारत उपनिवेश की ओर बढ़ा तो अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारतीय व्यापार को हिट करना शुरू किया।
उन्हें अपने व्यापारिक लाभ के लिए भारत के लघु और कुटीर उद्योग को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, जिसके कारण भारत पर कृषि पर दबाव बढ़ा, है ना। उसके पहले जब मुगल थे तो भारत में बहुत सारे अलग अलग लोग व्यवसाय में लगे हुए थे, लेकिन जैसे अंग्रेजों ने लघु एवं कुटीर उद्योगों को तहस नहस करना शुरू कर दिया, उसके कारण ही ये सब लघु कुटीर उद्योग में लगे हुए सारे लोग सब कृषि पर आश्रित हो गए, जिससे कृषि पर दबाव बढ़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भी भारत कह सकता है कि भारत कृषि प्रधान देश क्यों ज्यादा बन गया होगा। संचार प्रणाली, अंग्रेजों के आने के बाद भारत में संचार प्रणाली का विकास हुआ, तार का विकास हुआ, टेलीफोन सर्विसेज बने। तो इस प्रकार संचार प्रणाली का विकास का श्रेय भी अंग्रेजों के आने की लिए दिया जाता है, ताकि वे प्रशासनिक और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सके। पुलिसिंग एवं न्याय प्रणाली, पुलिसिंग और न्यायालय एक दो ऐसे बढ़ रहे हैं। पुलिसिंग, जो देश में जो पुलिसिंग व्यवस्था रही वो पूरी तरह से अंग्रेजों की देन रही। अंग्रेजों ने भारत पर शासन करने के उद्देश्य से, यहाँ के लोगों पर कंट्रोल करने के उद्देश्य से एक पुलिस व्यवस्था बनाई, जिसका पूरी तरह से लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, और न्यायालय बनाए। चूंकि भारत में पहले की जो न्याय व्यवस्था थी पूरी तरह से राजशाही प्रकार की व्यवस्था थी, उसको हटाकर एक सिविल कोड, एक प्रकार का जो न्यायालय प्रकार का एक न्यायालय बनाया गया, ताकि यहाँ पर लोगों की सुनवाई किया जाए। तो न्यायालय का भी कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? एयर ब्रिटेन से आया हमारे यहाँ। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि ये सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ उपनिवेशवाद के प्रभाव के फलस्वरूप ही देखने को मिले। और भी कई प्रकार के प्रभाव दे सकते हैं हम लोग, अपना रहन सहन, कल्चर, सांस्कृतिक प्रभाव, जो आज हम लोग शर्ट पैंट पहनते हैं, तो ये सब सारी चीजें कहीं ना कहीं तो उपनिवेशवाद के द्वारा ही प्रभावित है। आप लोग सब नोट करेंगे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के भी जन्मदाता, आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो आज हम लोग पढ़ते हैं, जिस प्रकार से पढ़ाई की व्यवस्थाएं चल रही है, स्कूल, कॉलेजेज, इस सब प्रकार के यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय, सब सारा हम लोग उपनिवेशवादी काल में ही हम लोगों ने सीखा है। साथ साथ जो राष्ट्रीय आंदोलन, जिसका सबसे व्यापक अगर देखा जाए तो उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा प्रभाव रहा राष्ट्रीय आंदोलन। भारत में राष्ट्रीयता का जो आगमन है उपनिवेशवाद के उपनिवेशी काल में आया, और इसी राष्ट्रीयता की वजह से भारत ने अपनी आजादी पाई, और आज भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। नोट कर लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब नेशनलिज्म, इंग्लिश में इसको कहा जाता है।
राष्ट्र का बात का मतलब है अपने क्षेत्र देश से प्रेम या लगाव की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। तो भारत में राष्ट्रवाद के कारण कई प्रकार से हो सकते हैं। सामान्यतः राष्ट्रवाद का भारत में जो देखने को मिला, जब अंग्रेज सरकार जब यहाँ आए तो भारत पर कई प्रकार के उसने अपने प्रकार के नियम कानून और चीजों को लागू किया, और कहा जाए सीधे अर्थों में कि उसने भारतीयों का शोषण किया, और अंग्रेजों का विरोध ही राष्ट्रवाद कहलाया। सामान्य अर्थ में भारत में अंग्रेजों का विरोधी क्या कहलाया? राष्ट्रवाद कहलाया। फिर भी भारत में राष्ट्रवाद के क्या कारण थे, इसके बारे में देखेंगे तो राष्ट्रवाद का मूल मंत्र यही है कि अपने क्षेत्र या देश के प्रति जो लगाव या प्रेम की जो भावना होती है उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के विकास के क्या कारण रहे, इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला कारण रहा भारत का राजनीतिक व आर्थिकीकरण। ये क्या, क्योंकि अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से भारत के सभी प्रांतों को जीतकर एक भारत के रूप में, इंडिया के रूप में एक राज्य बनाया, एक उपनिवेश की स्थापना की। और जब सभी राज्यों को जुलाकर बनाया गया, सभी राज्य के जो लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे, जिसके कारण राजनीतिक और आर्थिकीकरण के रूप में बना, जिसके कारण राष्ट्रीयता की भावना भारतीय लोगों में आने लगी। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो ज्यादा है इंपॉर्टेंट रहा है पश्चिमी शिक्षा प्रणाली और विचारों का प्रभाव। पश्चिमी शिक्षा प्रणाली और विचारों का प्रभाव बहुत हद तक ज्यादा प्रभावित रहा। जब भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद जो वे पश्चिमी साहित्य और वहां के व्यक्तित्व विचारों संपर्क में आए, तो उनके अंदर भी अपने राष्ट्र, अपने क्षेत्र के प्रति प्रेम की भावना जागने लगी, और उन्होंने इसका प्रचार प्रसार भी अन्य लोगों से करना शुरू किया। और यही वो वजह रही जिसने भारत में राष्ट्रीयता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तीसरा पॉइंट रहा है मध्यम वर्ग का उदय। सामान्यतः मध्यम वर्ग वह वर्ग है जो पढ़ा लिखा वर्ग कहलाता है। तो अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली से बहुत सारे लोग पढ़ने लिखने लगे, और अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत पढ़ाई लिखाई में जातिगत भेदभाव नहीं थे। इसी कारण से पढ़ा लिखा एक वर्ग बनने लगा, जिसे मध्यम वर्ग कहा जाने लगा। और ये मध्यम वर्ग अपने अधिकारों के लिए अंग्रेजों के प्रति संघर्षरत था, जिसके कारण से राष्ट्रवाद के उदय में वृद्धि हुई। चौथा पॉइंट देखेंगे भारत का सामाजिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान। पुनर्जागरण। तो आजादी के
जब अंग्रेज भारत में आए तो भारत की कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को भारतीयों को समझ में आने लगी। सामाजिक कुरीतियां कई न कई तक से उनके विकास में रुकावट है और कई प्रकार के संगठन इसमें काम करने लगे, जिसमें आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इन लोगों के संगठन काम करने लगे। रामकृष्ण परमहंस, ये सब कई ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों के लिए आंदोलन चलाया और जिसके तहत लोगों के अंदर एक चेतना जगाई और वो चेतना आगे जाकर राष्ट्रवाद के विकास में सहायक हुई। पांचवा पॉइंट भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में देखा जा सकता है, संचार एवं यातायात साधनों का विकास। संचार और यातायात के साधनों के विकास ने लोगों को एक जगह दूसरी जगह जाना आसान कर दिया, जिसके लोग अगर अपने विचारों को एक समय में मतलब अपने विचारों को पहुंचाने के लिए उनके पास सड़क यातायात, तार आदि कई ऐसे माध्यम थे जिसके द्वारा वे अपने विचारों को एक क्षेत्र से क्षेत्र तक पहुंचा सकते थे। इस तरह से एक राष्ट्रवाद की परिभाषा गठित हुई और भारत में राष्ट्रवाद का विकास संभव हो पाया। तो ये सब कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिसके कारण भारतीय में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। नोट करेंगे इसको। हम लोग देखते हैं राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख स्तंभ। विकास के प्रमुख स्तंभ मतलब कौन से ऐसे माध्यम रहे हैं जिनके कारण भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ऐसा तो नहीं होगा सब लोग जाके राष्ट्रवाद करेगा, नहीं, कोई तो माध्यम होगा, कोई तो एक संगठन होगा, है ना, कुछ लोगों का समूह होगा जो राष्ट्रवाद की ओर भारत को ले गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहली घटना अगर देखते हैं तो 1857 की क्रांति पहला स्तंभ माना जा सकता है कि यह राष्ट्रवाद का पहला क्रम रहा हो, जहां पर थोड़े लोगों ने संगठन के साथ ही कुछ ही क्षेत्रों में पर उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। तो ये राष्ट्रवाद का पहला स्तंभ माना जा सकता है, पहला। दूसरा अगर देखा जा सकता है तो राष्ट्रवाद में दूसरा अगर देखें तो प्रारंभिक 1860 के प्रारंभिक दशक में स्वदेशी आंदोलन चलाना। स्वदेशी का मतलब अपने देश की चीजों के बनी चीजों के पर ही ज्यादा फोकस करना, उसे स्वदेशी आंदोलन चलाना। जैसे आज हम लोग कैसे कहते हैं चाइना का चीज नहीं यूज करना, उसी ढंग से में सिविल सेवा आंदोलन चलाया गया, जो भारतीयों को सिविल सेवा से दूर रखने पर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलाया गया। और जो सबसे पहला जो संगठन बना वो बना इंडियन एसोसिएशन।
एसोसिएशन। तो इस प्रकार से पहला संगठन के रूप में देखा जाता है 1876 में इंडियन एसोसिएशन बना। यानी धीरे धीरे हम लोग ऐसे संगठन की ओर जा रहे हैं जो संगठित रूप से कहीं ना कहीं हद तक से अंग्रेजों का विरोध करेगा, और अब संगठन बनने की शुरुआत हो चुकी है। यानी कि 1883 में एक और संगठन बनेगा जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है। कांग्रेस ने कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस इसे टोटल को हम लोग भारतीय राष्ट्रवाद का प्रारंभिक युग मानते हैं। ये पूरी तरह के देखते हैं तो भारतीय राष्ट्रवाद का क्या है, प्रारंभिक युग। क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो, तो ये प्रारंभिक युग था भारतीय राष्ट्रवाद का। 1857 की क्रांति के साथ भारतीय राष्ट्रवाद का उदय माना गया। 1860 के प्रारंभिक दशक में स्वदेशी आंदोलन की बात हुई। 74 में सिविल सेवा आंदोलन हुआ। 76 में इंडियन एसोसिएशन। 1883 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस प्रकार से यह प्रारंभिक युग माना। 1885 कांग्रेस की स्थापना होगी जो भारतीय राष्ट्रवाद में मील का पत्थर साबित होगा, और ये हम लोग अगले क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, देखेंगे या सुनेंगे। ठीक है, जब तक आप इन पॉइंट्स को नोट करेंगे ध्यान से, और घर पर अगर आपके पास किताब अवेलेबल है तो प्लीज पढ़ेंगे। नहीं अवेलेबल हो, किताब की दुकानें खुल चुकी हैं सुरक्षात्मक उपाय के साथ। किताब की दुकानें से अगर आप किताब खरीदने में सक्षम हैं तो खरीद सकते हैं। फिर भी अगर कई बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो तो एनसीईआरटी में कोचिंग का नंबर अवेलेबल है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज, ठीक है, राजवीर सर से बात कर सकते हैं। सब्जेक्ट इंचार्ज रोहित कुमार ठाकुर से बात कर सकते हैं, और उनके दिशा निर्देश के अनुसार अगर किताब लेने में कठिनाइयां हो रही हो तो किताब ले सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन पर पढ़ाई हो रही है, आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे, किताब रहे चाहे नहीं रहे आप सबको, लेकिन रेगुलर आपने पढ़ाई करने हैं। कुछ दिन में 1-2 क्लासेस के बाद हो सके तो कल से ही सही बच्चों के पास 27 तारीख से सही बच्चों के एक रूटीन के साथ पढ़ाई होगी। किस दिन उनका पॉलिटिकल साइंस होगा, किस दिन क्या होगा, सब चीज एक रूटीन होगा, एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा जो सही बच्चों को कॉल कर बताया जाएगा, एनसीईआरटी बच्चों का। और अगर अदर कोई बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जो न्यू बच्चे हैं, खासकर हमारे क्षेत्र पटना के क्षेत्र के, तो बच्चे कॉल कर सकते हैं। कॉल करके जो